हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं मैं आपका यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वैसे तो ओरिजिन 1996 में हुआ था, बट उसके बाद कंटिन्यूअस यहाँ पे इवॉल्व होती जा रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेलारूस इसके न्यूएस्ट मेंबर हैं, यानी कि अभी तक यूरोपीय संघ की तरफ से, यानी कि यूरोप की तरफ से, संघ नहीं यूरोप की तरफ से सिर्फ और सिर्फ रशिया का प्रतिनिधित्व था। पर अभी हमने रिसेंट में देखा कि अब यूरोप से बेलारूस भी आ गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत कुछ आपको आज जानने को मिलेगा, अंत तक बने रहें, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे विदेश मंत्री हैं और ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने पार्टिसिपेशन लिया है। ये समिट अस्ताना में हो रहा है। अस्ताना कजाकिस्तान का कैपिटल है और अस्ताना से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। 2017 में पाकिस्तान और भारत दोनों मिलके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बने थे अस्ताना समिट में ही। और अब हमने देखा कि इसी के साथ बेलारूस भी अब नया मेंबर बन चुका है। इससे पहले ईरान न्यूएस्ट मेंबर था, अब बेलारूस आ चुका है। और अगर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या सहयोग संगठन की बात करें तो अभी एक प्रॉपर यूरेशियन प्लेटफॉर्म बन चुका है, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म बन चुका है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शंघाई 5 के नाम से आया था, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। और 1996 में ये बना था। मूल रूप से शंघाई 5 क्यों बनाया गया था? 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, जब यूएसएसआर ख़त्म हो गया, उसके बाद कुछ 15 कंट्रीज़ थी जिन्होंने शंघाई कोऑपरेशन या शंघाई 5 से कोशिश की। चीन की पहल थी ये कि चीन क्या करेगा, सारे क्षेत्रों को, ये जो भी नए क्षेत्र बने हैं उनको हटाने, उनके साथ जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने की, हटाने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से शंघाई 5 आया। फिर जब उज़्बेकिस्तान ने छठे मेंबर के तौर पे ऐड हुआ यहाँ पे शंघाई 5 में, तब ये बना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि औपचारिक भाषाएं हैं। एक तो रूसी है, रशियन, और दूसरी कौन सी भाषा है? मैंडरिन। मैंडरिन को ही चाइनीज़ जो आप कहते हो ना, मैंडरिन, वो इसी से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया में टर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और साथ ही साथ कजाकिस्तान, ये सारे कुछ क्षेत्र हैं जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। साथ ही साथ ईरान न्यूएस्ट मेंबर बना है और अब फाइनली बेलारूस भी मेंबर बन चुका है। बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क। बेलारूस अपनी सीमा साझा करता है पोलैंड से, यूक्रेन से, रशिया से, लातविया से और लिथुआनिया से। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये रशिया का ही क्षेत्र है, इसे कलिनिनग्राड कहते हैं। और कलिनिनग्राड का जो क्षेत्र है ये बाल्टिक सी से अपनी सीमा साझा करता है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि बेलारूस पोलैंड से, लिथुआनिया, लातविया, जो अपनी सीमा साझा कर रहे थे कंट्रीज से, ये सारी नेटो कंट्रीज़ हैं। नेटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कब बनी थी? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो बना था 1949 में। तब 12 मेंबर्स ने डिस्कवर किया और डिस्कस किया कि किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि यूएसएसआर का फर्दर एक्सपेंशन ना हो। और इसमें अभी नेटो में कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स हैं। लेटेस्ट मेंबर नेटो का कौन है? 32nd मेंबर, यानी कि कौन बना है? स्वीडन बना है लेटेस्ट मेंबर। और इससे पहले 2023 में फिनलैंड बना था, फिनलैंड इसका पार्ट बना था, तो इसको याद रखना है। नेटो का सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लेना देना क्या है? आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, यानी अनुच्छेद 5 ऑफ व्हाट वॉशिंगटन ट्रीटी के थ्रू आया है ना, ये ट्रीटी संधि के थ्रू आया है। तो वॉशिंगटन संधि जो साइन हुई थी उसमें आर्टिकल 5 में लिखा है साफ साफ कि अगर किसी एक कंट्री पे अटैक होता है, नेटो की 32 मेंबर्स हैं अभी, तो ये माना जाएगा कि हर बाकी 31 कंट्रीज़ पे अटैक हुआ है। और आर्टिकल 5 को बस एक बार ही अभी तक यूज़ किया गया है, जो कि 9/11 का अटैक था, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अलकायदा के लोगों ने उड़ा दिया था। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वजह से ही यहाँ पे नेटो का आर्टिकल 5 पहली बार इस्तेमाल किया गया था। और उसी के अंतर्गत
अफगानिस्तान में एक लंबी वॉर चली थी ताकि अलकायदा के ठिकानों को हटाया जाए। इसी में माना जाता था कि तालिबान क्या करता था, अलकायदा के लोगों को संरक्षण देता था। तो अभी हमारे फाइनली अगर हम बात करें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने चाइना के साथ मीटिंग की है, बेलारूस के साथ एक मीटिंग की है, साथ ही साथ रशिया के साथ भी मीटिंग की है। जो मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज़ है चाइना के साथ, जो हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, जो हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश हो रही है। इसके बारे में आगे चल के भी हम बात करेंगे। बेलारूस के साथ अगर देखो, बेलारूस ना वैसे तो रशिया का ये बहुत अच्छा दोस्त है, और चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपने समन्वय वाले लोगों को बढ़ाना चाह रहा है। रशिया चाहता है कि हमारे कोऑर्डिनेशन वाले लोग बढ़े। बेलारूस जो है वो थ्रू एंड थ्रू रशिया समर्थक रहा है। तो यहाँ पे एक और पावर बैलेंस बन रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। साथ ही साथ डॉक्टर जयशंकर ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य तजिकिस्तान और रूस तथा नवीनतम सदस्य बेलारूस के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है। ठीक है, बेलारूस और ईरान पहले इस समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा रखते थे, अब फाइनली दोनों ऑब्जर्वर से क्या बन गए हैं, फाइनली ये ऑब्जर्वर से बन गए हैं मेंबर्स। तो अभी ऑब्जर्वर और कौन कौन है, मंगोलिया ऑब्जर्वर है, बहुत बार होता है और डायलॉग पार्टनर्स भी पूछ लेता है, तो मंगोलिया ऑब्जर्वर है और अफगानिस्तान भी ऑब्जर्वर है। मतलब ये दोनों चाहते हैं कि ये भी मेंबर्स बने। इससे पहले बेलारूस भी मेंबर था, ऑब्जर्वर था, बट अब ये फुल फ्लेजेड मेंबर बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1996 में मूल रूप से आया था। इसका गठन शंघाई 5 के नाम से हुआ था, शंघाई 5। ठीक है, इसके अलावा चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान इसमें शामिल हैं। उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर 15 जून 2021 को, माफ़ कीजिएगा 2001 को शंघाई में एकत्रित हुआ, और फिर उसके बाद ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक चार्टर के थ्रू बना। समय के साथ संगठन ने अपनी सदस्यता का विस्तार किया और फिर 8 मेंबर्स हो गए 2017 में, पाकिस्तान और भारत को मिला के। 9वां मेंबर ईरान बना और 10वां मेंबर अब बेलारूस बन रहा है। इसका जो संचालन है, संचालन राष्ट्राध्यक्ष परिषद करता है, और ये सबसे बड़ा यानी कि सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है, जिसको समिट कहते हैं। 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंसी किसके पास था, यानी अध्यक्षता किसके पास थी, भारत के पास थी। तो इसको याद रखिएगा, उसी साल हम G20 के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली हमको दिखा रहा है कि कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं, कौन ऑब्जर्वर्स हैं। अभी तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बेलारूस ऑब्जर्वर ही दिखा रहा है, बट अब ये मेंबर हो चुका है, तो इसको डार्क ग्रीन कर सकते हैं हम। फिलहाल मंगोलिया इसका ऑब्जर्वर है। अफगानिस्तान भी, ईरान पहले ऑब्जर्वर था, बट अब ये भी मेंबर हो गया है। अफगानिस्तान जो है वो इसका ऑब्जर्वर स्टेटस लेके रखा है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका में चाहती हैं कि वो पार्टिसिपेंट्स, डायलॉग पार्टनर्स के बाद ऑब्जर्वर्स बने। बेसिकली ये वेस्ट को चैलेंज करने के लिए है। वेस्ट ने अपने आप को किस तरह से सशक्त रखा है, यानी वेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोपियन कंट्रीज़ एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़। एक तो G7 है, ग्रुप ऑफ 7, और एक है G20 और एक है नेटो। तो इनके थ्रू क्या करता है, वेस्ट अपने आप को कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है। पर हम चाहते हैं कि एशियन रिप्रेजेंटेशन भी आए, जिसकी वजह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक जनसंख्या का 40% प्रतिनिधित्व करता है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का लगभग 20% दिखाता है, और विश्व के भूभाग का 22% कवर करता है। ये एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय एकीकरण को प्राप्त करने और सीमाओं के पार स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त SCO के प्रयास पूरे क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के प्रमुख खतरे हैं, जिससे SCO को विशेष रूप से निपटना है। आतंकवाद की बात करें तो अभी हमारे पास कोई भी इंटरनेशनली अग्रीड आतंकवाद के खिलाफ डेफिनेशन नहीं है। तो जब तक डेफिनेशन नहीं होगी, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल है। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। रैट्स क्षेत्र में आतंकवाद को रोकने और इससे मुकाबला करने के लिए खुफिया जानकारी की साझेदारी, संयुक्त अभ्यासों एवं अभियानों के आयोजन और कार्यवाही के समन्वय के लिए एक मंच प्रदान करता है।
इसके अलावा कुछ यहाँ पे अगर प्रासंगिकता के बारे में बात करें तो एससीओ के सदस्य के रूप में भारत के पास मध्य एशिया और उससे आगे क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में योगदान करने का अवसर है, क्योंकि इसी में पाकिस्तान भी मेंबर है। साथ ही साथ सेंट्रल एशिया में हम मार्केट ढूंढ रहे हैं कि हमारे मार्केट्स भी बने, तो ये एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे समन्वय बढ़ता है, तो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एससीओ ने कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है, जो भारत के अपने पड़ोसियों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने का मौका देता है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अगर हम बात करें, चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या कहता है कि मैं एशिया, यूरोप और अफ्रीका 3 कॉन्टिनेंट्स को ऐड करूंगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बहुत सारी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, परहेज़ कर रही हैं। अब यहाँ पे इस गैप को फिल करने के लिए इंडिया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बहुत कुछ कर सकता है। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना सकता है। वैसे ही हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में काफ़ी हद तक बात की है कि हम यहाँ पे ईरान को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहते, जिस वजह से ईरान पे भी जो हमने चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट की है उसमें भी काफ़ी इंडिया की काफ़ी वाहवाही हुई थी, और ये हेल्प हुई थी जब हमने मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे हमने इसके साथ हेल्प ली। एससीओ भारत के सदस्य देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे संभावित रूप से बाजार, प्रौद्योगिकी और निवेश के अवसरों तक अधिक पहुंच हो सकेगी। एससीओ आतंकवाद विरोध और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। अब भारत के लिए सबसे बड़ा आतंकवाद सहयोग करने के लिए क्या रीज़न है? पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो कल के दिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी कंटिन्यू करना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। बट ये भी आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान इन सबको स्ट्रेटेजिक असेट्स की तरह से यूज़ करता है। पाकिस्तान जानता है कि फुल फ्लेजेड वॉर में वो भारत से नहीं जीत पाएगा, इसलिए क्या करता है, आतंकवाद का सहारा लेके स्ट्रेटेजिक असेट्स बनाता है। एससीओ भारत को बहुपक्षीय कूटनीति में संलग्न होने तथा सदस्य देशों के साथ अपने संबंधों को गहरा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में लगातार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी शैडो कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा एलएसी का है। ये भारत का क्षेत्र है जो मैं आपको अभी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताना चाहती हूँ। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चाइना के बीच में एक साझा से समझी हुई मौखिक रूप से एक क्षेत्र है। इसमें 3 सेक्टर हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ईस्टर्न सेक्टर है, और ईस्टर्न सेक्टर में आपको मिल जाएगा मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, जो एक्चुअली एक बहुत फेमस लाइन के नाम से जाना जाता है, मैकमोहन लाइन, ये एलएसी का ही पार्ट है। इसके अलावा मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। ये थोड़ा कम फ्लक्चुएटिव है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा सोल्जर्स एक दूसरे की लाइन क्रॉस नहीं करते हैं। और अगर हम बात करें वेस्टर्न सेक्टर की, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वेस्टर्न सेक्टर जो एलएसी का है, यहाँ पे अक्साई चीन सबसे गंभीर रूप से परेशान करने वाला है, क्योंकि अक्साई चीन में ही वो एरिया था गलवान, जहाँ पे 2020 में गलवान क्लैश हुआ था। और जो गलवान क्लैश हुआ था बेटा, उसके बाद हमें समझ में आया कि ये एरिया एलएसी का ना चीन ठीक से समझ पा रहा है और ना भारत ठीक से समझ पा रहा है। देखो, चीन कहता है कि एलएसी जो है वो अकॉर्डिंग टू चाइना सिर्फ और सिर्फ 2000 किलोमीटर लंबी है, और भारत कहता है नहीं, ये 3488 किलोमीटर लंबी है। और बात तो ये है ना कि ये पर्टिकुलर एलएसी का कोई मैप नहीं है, इसका कोई मानचित्र नहीं है। मानचित्र ना होने के कारण हम देख सकते हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ में समन्वय नहीं बन पा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या। स्पेशली अगर हम बताएं, तिब्बत को कंट्रोल में रखने के लिए अरुणाचल प्रदेश का तवांग का जो क्षेत्र है ये अत्यधिक ज़रूरी है। किसके लिए? चाइना के लिए, क्योंकि यहाँ टिबेटन नेशनलिज्म ये खड़ा नहीं होने देना चाहता। इसके अलावा अक्साई चीन का भी जो क्षेत्र है ये टिबेटन नेशनलिज्म को मारने के लिए है, टिबेटन नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा ना खड़ा हो इस वजह से। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में वैसे ही दलाई लामा रहते हैं,
तो दलाई लामा क्योंकि भारत में रहते हैं और दलाई लामा टिबेटन बुद्धिज़्म के हेड माने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि तिब्बत अलग सा देश है, वो कोई ऐसा देश नहीं है जो चाइना को बिलोंग करता है। पर रिसेंटली हमने देखा कि चाइना कंटिन्यूअसली इन एरियाज़ को इसी वजह से अपने पकड़ में रखना चाहता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं कल के दिन ऐसा ना हो कि फिर से तिब्बती बुद्धिज़्म नेशनलिज्म वापस जागने लगे। ठीक है, तो इसी को लेके तनाव चल रहा है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लमैटिक बना हुआ है। हमने अभी देखा कुछ समय पहले ही वापस से रियासी, कुछ क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर में जो बहुत परेशान हैं, जो रियासी हमले हुए हैं, रियासी अटैक्स हुए हैं, उनकी वजह से वापस से भारत और पाकिस्तान के बीच में समन्वय नहीं बन पा रहा है। इससे पहले उरी, पुलवामा, ये सारे अटैक्स भी दिखा चुके हैं कि भारत पाकिस्तान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। इसके अलावा किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों अपने बीच में सीमा संबंधी मुद्दों से जूझ रहे हैं। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत संगठन के भीतर एक अंतर्निहित शक्ति असंतुलन भी बन गया है। अब इसमें चीन और रूस प्रमुख देश है। चीन चाहता है कि उसके हित में जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ें, और वहाँ से दूसरी ओर से रूस चाहता है जो मेरे हित में मेंबर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ोतरी उनकी हो। संगठन के भीतर सार्थक आर्थिक एकीकरण और न्याय संगत विकास प्राप्त करना बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पे हम बात करें तो करेंसी स्वैपिंग सिस्टम भी देखना पड़ेगा। भू राजनीतिक परिदृश्य से काम करता है जिसमें बाहरी शक्तियों के हितों की प्रतिस्पर्धा होती है। एकता और स्वायत्तता बनाए रखते हुए इन बाहरी प्रभावों को संतुलित करना संगठन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। इसमें लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता के विभिन्न स्तर भी शामिल हैं। सदस्य देशों की संप्रभुता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाना संगठन के लिए एक जटिल कार्य हो चुका है। इसके अलावा भिन्न भिन्न हित होते हैं, हर राज्य के, हर देश के अपने खुद के हित हैं, और अपने हितों को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक समन्वय नहीं बन पा रहा है। साथ ही साथ भले ही हम एशियन प्लेटफॉर्म हो, हर कंट्री के अपने अलग नीड्स होते हैं, तो सहमति इन पे बनना मुश्किल है। एक इसका क्षेत्र आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के जटिल मुद्दों से लड़ रहा है। इन खतरों से निपटने के लिए प्रयासों का समन्वय करना अति आवश्यक है। अब देखते हैं मेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को जनरली मिलते हैं, तो इसलिए आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। शंघाई सहयोग संगठन क्या है? भारत के लिए एससीओ की प्रासंगिकता पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। डायरेक्ट है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट आंसर देने की ही कोशिश करिएगा। सिंपल आप बताएंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो यहाँ आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बता सकते हैं। शंघाई सहयोग संगठन मूल 1996 में गठित शंघाई 5 में निहित है। दूसरा, शंघाई 5 में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, क्या सिर्फ पहला कथन सत्य है, या दूसरा सत्य है, या दोनों ही सत्य हैं, या कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। क्लास कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।